आज के पाठ का शीर्षक है शिव शंभू के चिट्ठे में व्यंग्य विनोद। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप बालमुकुंद गुप्त की इस कालजयी रचना की सोच और सरोकार से अवगत हो सकेंगे। व्यंग्य विनोद पूर्ण रचनाओं का प्रतिपाद्य वर्तमान संदर्भ में कितना और पठनीय और विचारणीय है, यह जान सकेंगे। शिव शंभू की चिट्ठे का व्यंग्य विनोद समसामयिक स्थितियों पर तात्कालिक टिप्पणी मात्र है या इसमें दृष्टि संपन्नता भी है, यह जान सकेंगे। लेखक ने जिन भाषा रूपों और जिन कथन शैलियों का उपयोग किया है, वे प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति में कितनी सफल हैं, जान सकेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे और खत 1903 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। इन्हें स्तंभ लेखन के अंतर्गत रखा जा सकता है। शिव शंभू जैसे चरित्र के माध्यम से बाबू बालमुकुंद गुप्त ने निर्भीकता से विदेशी शासन में वायसराय जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन महाप्रभुओं के अंतर्विरोध उजागर किए हैं। बालमुकुंद गुप्त के विषय में डॉक्टर जयनाथ नलिन ने सही लिखा है, गुप्त जी सजग और निष्कंप लौ मस्तक पर धरे दो युगों के दोराहे पर जलते दीपक हैं। यह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी हैं। इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का। भारतेंदु युग के जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम की बेचैनी, समाज के नव निर्माण की आकुल कामना। द्विवेदी युग की सधी हुई भाषा, वही स्वच्छता और स्पष्टता। शिव शंभू के चिट्ठे जब लिखे गए थे तब व्यंग्य को विधा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। भारतेंदुकृत अंधेर नगरी के बाद शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य लेखन का दूसरा प्रौढ़ पड़ाव हैं। इनमें गुप्त जी का परिवेश, सजग सोच, मंजे हुए व्यंग्य विनोद के माध्यम से व्यक्त हुआ है। बालमुकुंद गुप्त के ये चिट्ठे अपने समय के श्वेत पत्र हैं। कुछ विद्वानों की ये मान्यता सटीक है कि इनमें तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य, अंग्रेजों के कुशासन, भारतीय जनता के दमन, उसकी दुर्गति तथा उसके प्रतिरोध का जिस तरह खुलासा हुआ है, वह अभूतपूर्व है। इसके शब्द शब्द में एक लेखक का साहस और जागरूकता मूर्तिमान है, जिसे इतिहास में नहीं कहा जा सका, वह भी यहाँ पूरी तरह मौजूद है। इतिहासकारों ने माना है कि देश में संघर्ष की पहली बड़ी लहर 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुई। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े करने की योजना और बाद के अंग्रेज शासकों ने इस योजना को क्रियान्वित किया। इस विभाजन का राजनीतिक प्रतिवाद बड़े स्तर पर हुआ। शिव शंभू के चिट्ठे साक्षी हैं कि कुछ प्रबुद्ध साहित्यकार अपने तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। स्वाभाविक रूप में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों की करतूतों पर प्रहार इन व्यंग्य रचनाओं की खास विशेषता है। इस प्रहार के साथ आत्मालोचन का स्वर भी संबंधित है, जिसमें भारतीयों के अंतर्विरोध उद्घाटित हुए हैं। इन चिट्ठों में अंग्रेज जाति के भारत में व्यापार के लिए प्रवेश और कालांतर में शासक बन बैठने के दुख स्वप्न का बयान निर्भीकतापूर्वक किया गया है। फुलर साहब को शाइस्ता खां के खत में बताया गया है, तुम कई तरह के फरंगी इस मुल्क में अपने जहाज़ों में बैठकर आने लगे थे। बंगाल में वलंदेज, पुर्तगीज, फ्रांसीसी और तुम लोगों ने कई मुकामों में अपनी कोठियाँ बनाई थीं और तिजारत के बहाने कितनी ही तरह की शरारतें सोची और किया करते थे। वह फरंगी चोरियाँ करते थे, डाके डालते थे, गांव चलाते थे। तब हम लोगों को यह मालूम हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तिजारत के बहाने तुम इस मुल्क पर दखल कर बैठने की फिक्र में हो। बाद में भारतीयों की आपसी फूट के चलते सिर्फ 100 साल में अंग्रेजी प्रताप न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अखंड सा हो गया।
इस प्रताप को बालमुकुंद गुप्त ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती है, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। यह सब लिखने के बाद एक महाप्रतापी राजा रावण के उल्लेख से लेखक ने लॉर्ड कर्जन को सावधान किया है। चिट्ठे का लेखक शिवशंभु प्रजा का प्रतिनिधि होने के कारण शासक के जुल्म सितम के प्रतिवाद का अधिकारी है। वह इस देश की प्रजा के, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। शाइस्ता खां का खत में साफ कहा गया है कि 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत रियाया पर बहुत भारी पड़ी है। कुछ तालीम और कुछ नौकरियों के अलावा इस साम्राज्यवादी शासन ने प्रजा को कोई सुख नहीं दिया। यह स्वाभाविक है कि बालमुकुंद गुप्त ने प्रजाहित के लिए विक्रमादित्य, अकबर, शाहजहां आदि की ही प्रशंसा नहीं की है, अपितु महारानी विक्टोरिया और लॉर्ड रिपन सरीखे अंग्रेजों की भी प्रजाहितकारी नीतियों के लिए सराहा है। लॉर्ड कर्जन के जनविरोधी कार्यों ने शीघ्र जनसाधारण का मोह भंग कर दिया था। लेखक ने विनोदपूर्ण चुटकी को आक्रोश मुद्रा से संश्लिष्ट कर दिया है। वह लोग थोड़े ही दिनों में इस बात के समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक न विक्रम के रंग ढंग का है, न हारून या अकबर के। उसका रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। बंग देश का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन की योजना थी और बांटो और राज्य करो के औपनिवेशिक सिद्धांत का क्रियान्वयन था। जनता के प्रतिवाद को उन्होंने अनसुना किया था, इसलिए कर्जन की विदा वेला में शिव शंभू ने उन्हें आड़े हाथों लिया है कि आप तो कैसर, जार और नादिर शाह से भी अधिक निर्दयी निकले। उसने पूछा है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? भारत सचिव मार्ली ने बंग भंग पर पक्की मोहर लगा दी थी। उन्होंने इसे प्रजा की इच्छा के विरुद्ध मानते हुए भी निरस्त करने का प्रयास न कर इसे सेटल्ड फैक्ट कहा था। इस पर शिवशंभू की व्यंग्योक्ति है। एक विद्वान पुरुष, दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति कि यह काम यद्यपि खराब हुआ तथापि यही अटल रहेगा, इसकी खराबी अब दूर न होगी। अंग्रेजों के शोषण ने जो भारत दुर्दशा की थी उसे बालमुकुंद गुप्त ने अनदेखा नहीं किया है। उनके मानस पुत्र शिवशंभू शर्मा ने शो और ड्यूटी का प्रश्न उठाते हुए विक्टोरिया मेमोरियल को शो माना है, जिससे गरीबों का दुख कम होने वाला नहीं है। प्रजा के स्वयंभू प्रतिनिधि शिवशंभू की दयनीयता का विवरण इस रूप में है: गांव में उसका कोई झोंपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं है। अधिकांश प्रजा की यही स्थिति है। एक अन्य चिट्ठे में वायसराय से पूछा गया है, 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है, क्या यह आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? अन्यत्र भारतीयों का चित्रण और हृदय द्रावक है। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पढ़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। ऐसे लोग किन शब्दों में शासक की जय बोलें? क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी न जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो? व्यंग्यार्थ यही है कि ऐसा प्रजा विरोधी शासन केवल भर्त्सना का पात्र है। बड़े लॉर्ड मिंटो से संबंधित
आशीर्वाद में, रचना में बरसात होने पर लाट साहब और अमीरों के अपने भवनों में घुस जाने के कंट्रास्ट में सहस्त्रों अभागे लोग मैले चिथड़े लपेटे वायु, वर्षा और ओलों का सामना करते हैं। इस भारत दुर्दशा का कारण भारतीय संपदा का दोहन और शोषण है। अतः शासकों के वणिक चरित्र पर प्रहार करते हुए कहा गया है, जो बादशाह भी है और बक्काल भी है, उसकी हुकूमत में खाने पीने की चीज़ें सस्ती कैसे हों। हिंदी नवजागरण की शुरुआत में कुछ साहित्यकारों में देशभक्ति और राजभक्ति को लेकर द्वंद्व था। विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र से सर्वसाधारण को लगा था कि शासक प्रजा की बात सुनते हैं, लेकिन कर्जन आदि अंग्रेज शासकों के कारनामे देख शिव शंभू को लगता है कि वह घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अतः वंग विच्छेद शीर्षक चिट्ठे में राजभक्ति का समापन स्वाभाविक है। अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है। देश की दुर्गति और बदहाली के लिए शिव शंभू शर्मा ने भारतीयों के दुर्बल स्वभाव, दयनीयता और समझौता परस्ती को भी खूब आड़े हाथों लिया है। श्रीमान का स्वागत में हमेशा तमाशबीन बने रहने और कष्ट भोगने की भारतीय प्रजा की प्रवृत्ति निशाने पर है। शिव शंभू ने क्षोभ पूर्वक लिखा है, कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। इस गुण में वह मोछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं है। भारतवासी हर शासक को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें आशा है कि क्या शासक पुराने से बेहतर होगा। वस्तुतः उनका सोचना नकारात्मक और नैराश्यपूर्ण है। शिव शंभू के शब्दों में यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं, वह जैसे आँखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले जाते हैं। जिस अंधेरे में हैं उसी में रहते हैं। शाइस्ता खां के दूसरे खत में जनता की गुलाम मानसिकता पर की गई कठोर टिप्पणी से जाहिर है कि लेखक का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और यथार्थवादी है। इस तरह की टिप्पणियाँ एक तरह का आत्मालोचन और इनका एक सिरा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी से भी जुड़ता है। लेखक के अनुसार हमारी कौम की सल्तनत गई, हुकूमत गई, शानो शौकत गई, पर जहालत और गुलामी की आदत ना गई। वह मर्द नहीं बनना चाहती, बल्कि रांड रहकर खाविंद तलाश करती रहती है। इस अवतरण में आए रांड और मर्द जैसे शब्द वर्तमान में पुरुष वर्चस्व की भाषा लग सकते हैं, लेकिन आज से एक शताब्दी पहले निश्चय ही अखबारी भाषा में इतने अनुचित न रहे होंगे। हिंदी के वर्तमान व्यंग्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति व्यवस्था विरोध शिव शंभू के चिट्ठे में भरपूर है। लेखक ने बहुत हिम्मत के साथ अंग्रेज सत्ता के सर्वोच्च शासक लाट साहब को निमित्त बनाकर औपनिवेशिक साम्राज्य व पूंजीवादी व्यवस्था के कलुषित चरित्र को अनावृत किया है। शोषितों पीड़ितों में आक्रोश और प्रतिरोध की भावना की कमी को रेखांकित करना भी बालमुकुंद गुप्त के व्यवस्था विरोधी विजन का एक अंग है। हिंदी गद्य के विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा कितनी प्रौढ़ और सक्षम हो चली थी, इसका प्रमाण शिव शंभू के चिट्ठे हैं। सन 1903 ईस्वी से सन 1907 ईस्वी के मध्य प्रकाशित ये रचनाएं लेखक के भाषाधिकार को प्रमाणित करती हैं। स्मरणीय है कि गुप्त जी अनिस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी भिड़ गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, जिससे उनकी हिंदी चलती और फड़कती हुई होती थी। उनकी विलक्षण कथन शैली के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार था,
वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। डॉक्टर जयनाथ नलिन का विचार था कि निबंध का पारिभाषिक कसाव इनके निबंधों में भले ही न मिले, पर रसात्मकता के साथ उनकी शैली सफल और स्वस्थ रूप में अवश्य मिलती है। बालमुकुंद गुप्त की गद्य भाषा के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, सामान्यतः आपकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है, किंतु अनावश्यक एवं अप्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया है। शिव शंभू के चिट्ठे में वक्रता, आनंद, सुख, स्वप्न, वलकल, स्मृति, निर्लिप्त, तटस्थ, दृष्टा, अतृप्त, पदार्पण, स्मारक, कपर्दक, व्याख्यान, मनुष्यत्व आदि तत्सब शब्दों के साथ तौफीक, गुस्ताखी, नमूना, सलाम, नकल, नशा, सिक्का, तालीम, जाफरानी आदि बोलचाल के उर्दू शब्दों और शो, ड्यूटी, वायसराय, जेल, प्रेस्टीज, माय लॉर्ड आदि परिचित अंग्रेजी शब्दों के सहयोग से निर्मित भाषा अपने प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति में सफल है। भाषा में व्यंग्य प्रहार की क्षमता भरपूर है। लॉर्ड कर्जन को कर्तव्य निष्ठा का स्मरण दिलाने के लिए शिव शंभू व्यंग्य करते हैं कि न केवल वर्तमान लॉर्ड कर्तव्य से कोसों दूर रहे, अपितु आने वाले शासकों को भी कर्तव्य की जगह विलासिता का रास्ता दिखा गए हैं। आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे, उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच, बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ न करना पड़ेगा। इसी तरह प्रजा की सहनशीलता पर चोट करने के लिए दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के तुगल की फरमान को याद कराते हुए कहा गया, जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के भई लॉर्ड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। छोटे छोटे वाक्य बहुत सार्थक हैं और दूर तक मार करते हैं। हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं और पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है। आदि वाक्य जीवन यथार्थ से गहरे संबद्ध हैं। लॉर्ड लैंसडौन जैसे शासकों की मूर्ति को लेकर शिव शंभू ने जो व्यंग्य किया है, वह स्वतंत्र भारत में जहाँ तहाँ स्थापित मूर्तियों पर भी यथावत लागू है। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। वायसराय को जनता के प्रतिनिधि शिव शंभू द्वारा चिट्ठी या चिट्ठी लिखने की कल्पना अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। चिट्ठी में प्रेषक का हालचाल होता है, लेकिन चिट्ठे की व्यंजना कुछ व्यापक है। इसमें प्रजा की बदहाली के साथ शासकों के कच्चे चिट्ठे यानी कुकृत्य भी खुलते गए हैं। शिव शंभू भंग की तरंग में किसी विसंगति या विडंबना को महसूस करते हैं, फिर सोचने विचारने का प्रवाह फूट पड़ता है। बाद के ललित निबंधों में लेखक की बहक की तरह एक दुराशा के प्रारंभ में किसी लोकगीत की पंक्ति है, चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। शिव शंभू को लगता है कि एक समय इस देश में आम आदमी राजा के घर जाकर होली खेल लेता था और आज स्थिति है कि राजा तक प्रजा की पहुंच नहीं। बनाम लॉर्ड कर्जन में बुलबुलों की चर्चा से शुरुआत होकर विचार प्रवाह, शो और ड्यूटी के कंट्रास्ट तक पहुंचता है। श्रीमान का स्वागत का प्रारंभ लोक प्रचलित उक्ति से हुआ है, जो अटल है वह टल नहीं सकती।
जो होनहार है वह होकर रहती है। सर सैयद अहमद का खत संबोधन की शैली में शुरू हुआ है। मेरे प्यारों, मेरी आँखों के तारों, मेरी कौम के नौनिहालों। बाल मुकुंद गुप्त का पूरा प्रयास रहा है कि इन रचनाओं का रूपबंध शुरू से आखिर तक पाठकों को बांधे रहे। इसलिए जहाँ तहाँ कई कथन पद्धतियाँ आजमाई गई हैं। शेरों का उपयोग कई रचनाओं के वर्ण विषय को और मुखर करता है। मार्ली साहब के नाम का समापन जिस शेर से हुआ है वह तीक्ष्ण व्यंग से पूर्ण है। अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम ना पड़ जाए तेरी तलवार में। शासकों के कूटनीतिक चरित्र और जन विरोधी कृत्यों को बेनकाब करने के लिए शिव शंभू ने अपने चिट्ठों में अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों और दृष्टांतों का सटीक उपयोग किया है। मार्ली साहब के नाम में गधा गधी का दृष्टांत, विदाई संभाषण में 2 गायों का उल्लेख और लॉर्ड मिंटो का स्वागत में सौतेली माँ और छोटे लड़के का संदर्भ न केवल व्यंग्यात्मक हैं अपितु विनोदपूर्ण भी हैं। वायसराय का कर्तव्य में भरत का उदाहरण और एक दुराशा में कृष्ण का संदर्भ गवाह हैं कि रचनाकार ने पुराख्यानों को भी अपनी अभिव्यंजना का अंग बनाया है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने बाल मुकुंद गुप्त के विषय में लिखा है कि हिंदी गद्य शैली को व्यावहारिक, चुस्त, चुटीली, ओजस्वी, व्यंग्यपूर्ण एवं प्रवाहमयी बनाने में आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। निश्चय ही इस सफलता में व्यंग्य के साथ विनोद की जुगलबंदी का बड़ा हाथ है। आशा का अंत में देश के नमक की तासीर बयान करते हुए बाहर से आने वाले शासकों की कृतघ्न मनोवृत्ति इन शब्दों में व्यक्त हुई है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेख ही मारते जाना। इसी तरह आशीर्वाद में आई ये पंक्तियाँ, पर विचार के घोड़े को विश्राम ना था, वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। अर्थ ग्रहण के साथ बिंब ग्रहण कराने में भी सक्षम हैं। अपनी विलक्षण शैली में साम्राज्यवाद के अंतर्विरोधों पर 2 टूक टिप्पणी करने के साहस में ने इन रचनाओं को तब जनप्रिय बनाया था जब अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। बाल मुकुंद गुप्त की भाषा शैली का प्रधान गुण उनकी व्यंग्यात्मकता और विनोद प्रियता माना है। व्यंग्य विनोद के साहचर्य ने भाषा को वेधक और शैली को सहज संप्रेषणीय बनाया है और उनके सभी चिट्ठे चुभती हुई टिप्पणियों के रूप में सामने आए हैं। ये टिप्पणियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हिंदी साहित्य का कोई लेखक इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। यह गुप्त जी की अभिव्यंजना कौशल है कि अतीत की स्मृति वर्तमान के विश्लेषण के साथ भविष्य के संकेत भी इन गद्य रचनाओं में सिमट गए हैं। कि शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य विनोद के सर्जनात्मक उपयोग के बेहतर उदाहरण हैं। इस कृति में 2 बातें विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। एक तो यह कि व्यंग्य सर्वत्र विनोदपूर्ण नहीं है। कई स्थलों पर व्यंग्यात्मक आक्रोश की परिणति करुणा में हुई है। सत्तासीन वर्ग के प्रति आक्रोश और दुख दग्ध उत्पीड़ित भारतीय प्रजा के प्रति गंभीर करुणा और सहानुभूति। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि व्यंग्य विनोद केवल प्रहार करके नहीं चुक गए हैं, कुछ आशाजनक संकेत भी जहाँ तहाँ उभरे हैं कि ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे और यह भी कि भारतीयों का भला होगा तो उन्हीं के हाथ और प्रयास से होगा। इस तरह समग्र इतिहास बोध, यथार्थ बोध एक सकारात्मक विजन से अनुशासित हो गया है।
भाषा और कथन इस कृति की अंतर्वस्तु के अनुरूप और संप्रेषणीय हैं। तात्कालिक संदर्भों पर आधारित होते हुए भी इस कृति का पुनः पाठ विचारोत्तेजक और प्रासंगिक है।